नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेनबो अपनी क्लास में। मैं निक्की फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई क्लास लेकर के। इस क्लास में हम इकोनॉमी पे डिस्कशन करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि जनवरी महीने के जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं हम उस पर डिस्कस कर सकें और पैटर्न हमारा वही रहेगा, क्वेश्चन के ज़रिए से हम करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही क्रिटिकल है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और आज हमारा वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा भी हो जाए क्योंकि इकोनॉमी टॉपिक ही वैसा होता है कि अगर मैंने बीच में छोड़ दिया तो शायद आपको समझ में ना आए, और अगर मैंने छोड़ दिया तो मुझे लगेगा कि मैंने टॉपिक के साथ न्याय नहीं किया। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और प्लीज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे सवालों का जवाब भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक भी कीजिएगा। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं और आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो पहला ये हमारा क्वेश्चन रहा, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय और परमानेंट एम्प्लॉय वर्क्स डायरेक्टली अंडर रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड डज नॉट वर्क ऑन द पेरोल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट फर्स्ट। ऑप्शन सेकंड, contract labor engaged in establishment through contractor or agency and on the payroll of establishment. तीसरा है, the labor code on occupational safety and health has abandoned the use of contract workers in the core activities. तो ये तीसरा ऑप्शन है हमारा। सुनते हैं कितना जटिल सा लगता है, पर ये उतना जटिल है नहीं दोस्तों, बस वर्ड्स बड़े बड़े हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय या परमानेंट एम्प्लॉय है, जो कि फिक्स टर्म के लिए आए हैं या तो हमेशा के लिए काम करने के लिए आए हैं जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता है, तो वैसे वर्कर्स जो हैं डायरेक्टली एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट के साथ आते हैं और काम नहीं करते पेरोल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, यानी वो लोग जो पेरोल सिस्टम में काम नहीं करते हैं किसी भी संस्थान के। तो क्या ये सही है या गलत? दूसरा कह रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं एस्टैब्लिशमेंट में, वो कॉन्ट्रैक्टर या एजेंसी के थ्रू आते हैं, ठीक है। जो उसको अनुबंधित जो कर्मचारी होते हैं वो लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते हैं, तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही आते हैं या कोई एजेंसी के थ्रू ही आते हैं, और वो लोग काम करते हैं पेरोल पर। तो ये सही है या गलत है आपको बताना है। और जो तीसरा है कि द लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ हैज अबैंडन्ड द यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स इन द कोर एक्टिविटीज। जो लेबर कोड है हमारा, उसने कोर एक्टिविटीज एरिया में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को काम नहीं दिया है। तो आपको बताना है क्या ये सही है या गलत है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दे सकते हैं। फिर तो मैं आंसर दूंगी ही आपको। तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा, नन ऑफ द अबव। वो इसलिए क्योंकि जो पहला नंबर है हमारा, वो पहला सेंटेंस, पहला हमारा जो पार्ट है वो तो बिल्कुल राइट है कि वो लोग एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आते हैं और डायरेक्टली काम करते हैं एक संस्थान में, लेकिन ये पेरोल सिस्टम में काम करते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं वो लोग पेरोल सिस्टम में काम नहीं करते, उनको उनके काम के मुताबिक पैसा दे दिया जाता है, उनको महीनेवारी में पैसा नहीं दिया जाता है या फिर फिक्स टर्म में पैसा नहीं दिया जाता है। तीसरा जो है वो भी हमारा रॉन्ग है। वो इसलिए है क्योंकि लेबर कोड ने बिल्कुल भी मना नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कोर एक्टिविटीज़ एरिया में। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि कोर एक्टिविटीज़ एरिया कौन सी हैं। तो अगर आप जानते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नहीं तो मैं इस वीडियो के अंत में कोर एक्टिविटीज़ एरिया के बारे में बताने वाली हूँ, तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे अपना दूसरा सवाल। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा सवाल है वो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। WTO is an international organization set up in January 1995 through Marrakech Treaty and has its headquarters in Geneva, Switzerland. तो ये ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। It was result from Uruguay in eight round negotiation of GATT that WTO formed, ठीक है। तो ये WTO जो है 8वें राउंड ऑफ गैट से फॉर्म हुआ था या नहीं आपको बताना है। गैट यानी General Agreement on Tariff and Trade is multilateral agreement which came into being in 1947 to promote trade in goods and services. ये राइट है या रॉन्ग ये भी बताना है आपको। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसका आंसर? अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपके हिसाब से? पहला कह रहा है कि गैट जो है मैराकेस ट्रीटी से बना था और ये जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो जनवरी 1995 में बना था। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो आपको क्या लगता है, सही है या गलत है? बिल्कुल सही है दोस्तों, ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही इसका हेडक्वार्टर है और ये जनवरी 1995 में ही बना था। और जो ये उरुग्वे राउंड 8 राउंड टेबल हुआ था जो गैट का, उसी में बना था ये। तो ये सेकेंड भी बिल्कुल सही है। और जो गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है जो 1947 में आया था प्रमोट करने के लिए सिर्फ गुड्स को, ना कि सर्विसेज को। तो ये 3 बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, यानी 1 एंड 2। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे अपना तीसरा सवाल। और दोस्तों गैट के बारे में और WTO के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के आखिर में। तो आप मेरे साथ प्लीज़ बने रहें। और भले ही वीडियो लंबा हो जाए लेकिन जानकारी पूरी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसीलिए प्लीज़ आप बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और इस तीसरे क्वेश्चन में जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि पेटेंट इज स्टैट्यूटरी राइट फॉर एन इन्वेंशन विच इज गारंटेड फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम विच इज 20 years अकॉर्डिंग टू ट्रिप्स। सेकेंड ऑप्शन है आफ्टर पेटेंट पेटेंट होल्डर enjoys exclusive monopoly with respect to making, using or selling the patented products. तीसरा है patent has been given protection under the WTO's trade related aspects of intellectual rights. तो क्या ये सही है या गलत आपको बताना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हाँ, पेटेंट स्टैट्यूटरी राइट ही है और इसमें 20 years ही दिया गया है ट्रिप्स के अधीन। और जो पेटेंट के बाद है, पेटेंट को सच में एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है, चाहे वो मेकिंग के लिए हो, यूजिंग के लिए हो या सेलिंग के लिए हो। और जो पेटेंट होता है वो प्रोटेक्शन दिया गया है इसको WTO के ट्रिप्स के अनुसार। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों सही हैं, तो इसके आंसर हो जाएंगे सी। अब हम अपना देखते हैं कि हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। इस चौथे क्वेश्चन में कहा गया है कि चाइना ट्रेजरी डिपार्टमेंट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू प्लेस वियतनाम एंड स्विट्जरलैंड अंडर द लिस्ट ऑफ करेंसी मैनिपुलेटर्स। दूसरा है चाइना हैज़ ऑल्सो प्लेस्ड इंडिया इन मॉनिटरिंग लिस्ट ऑफ करेंसी मैनिपुलेटर्स। यहाँ पे मिस्टेकली चाइना 2 हो गया है, तो आप प्लीज़ इसको कंसिडर कर लीजिएगा। और ये चाइना 2 नहीं है, ये चाइना है। और ये वैसे दोनों ही जो है गलत हैं, वो इसलिए क्योंकि ये चाइना होगा ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आंसर में होगा यूएसए। यूएसए ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने जो है वियतनाम और स्विट्जरलैंड को करेंसी मैनिपुलेटर्स के अंदर डाला है और यूएसए ने ही इंडिया को भी मॉनिटरिंग लिस्ट ऑफ करेंसी मैनिपुलेटर्स में डाला है। ठीक है, तो करेंसी मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं दोस्तों? करेंसी मैनिपुलेटर का मतलब होता है जो अपनी करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यू कर दे और एक्सपोर्ट जो है बढ़ाने की कोशिश करे। तो वैसे कंट्रीज जैसे चाइना हो गया, वैसे कंट्रीज को हम बोलते हैं करेंसी मैनिपुलेटर्स। ठीक है, और अब हम देखेंगे अपना पांचवा सवाल। तो दोस्तों बने रहिए और हम देखते हैं अपना पांचवा सवाल। दोस्तों हमारा पांचवा सवाल है कि द फॉलोइंग टेक प्लेस व्हेन रूपी डिप्रिशिएशन हैपेंस। जब रूपी डिप्रिशिएट होता है, वैल्यू गिरता है, तो क्या होता है? क्या हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाते हैं? क्या हमारे इंपोर्ट्स और भी चीपर हो जाते हैं? क्या होता है? तो दोस्तों ये दोनों ही रॉन्ग है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो है हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। जब हमारा रुपी का वैल्यू गिरता है तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और बाकी इंपोर्ट जो है वो क्या होता है, वो महंगा हो जाता है हमारा। ठीक है, हमें ज़्यादा पैसे दे करके सामान लेना पड़ता है। तो यूजुअली हमारा डॉलर भी क्या होता है, वो बाहर जाने लगता है। तो ये लॉन्ग टर्म में वैसा होता है कि डॉलर बाहर जाने लगता है, जो कि ज़्यादा हो जाता है एक्सपोर्ट से कमाए हुए डॉलर से। और लास्टली क्या होता है, हमारा मनी जो है और भी क्रैक डाउन हो जाता है और उसकी वैल्यू और भी डिप्रिशिएट हो जाती है। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म चेन होता है। तो इसमें ये दोनों ही रॉन्ग है। और ठीक उल्टा होता है जब रुपी अप्रिशिएट होता है। तो रुपी अप्रिशिएट होगा तो क्या होगा, एक्सपोर्ट गिरेगा और इम्पोर्ट जो है वो क्या हो जाएगा, चीपर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको अब कुछ चीज़ें बताऊंगी इन्हीं क्वेश्चंस के रिलेवेंट में, और इसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा।
क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए आपकी कंसेप्ट क्लियर करने में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो हमारा पहला सवाल था वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स पे था। तो अभी अभी क्या हुआ है कि विस्ट्रॉन प्रोडक्शन फैसिलिटी, ये हमारी कर्नाटका में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और ये जो है कहा जाता है कि ये बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रस्ट है, बहुत बड़ा एक सेंटर ऑफ द फोकस है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज को जाती हैं। ये कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करता है ग्लोबल टेक का, ग्लोबल टेक्नोलॉजी का, और वो भी एप्पल जैसी कंपनियों के लिए। तो इसमें जो है करीब 8,500 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो हैं काम करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक से बहुत ज़्यादा वायलेंस और अनरेस्ट पैदा होने लगा। और इसके वजह से जो है हमें बहुत मतलब एक तरह से भय का माहौल है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम चाइना से पीछे हो जाएंगे, और हम चाइना से वो जो एमएनसी जो वहाँ पे इंडिया में काम करना चाहते हैं, हम उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर वर्कर्स ही नहीं काम करेंगे तो फिर एमएनसीज का यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वर्कर्स के बारे में हमारा पहला सवाल था। और उसी में जो है मैंने आपको बताया था कि कोर सेक्टर्स क्या होते हैं। तो कोर इंडस्ट्री वो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। जैसे पहला है कोल, ठीक है, कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, स्टील और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो ये सारे हमारे 8 कोर एरियाज़ हैं जिसमें कि वर्कर्स अगर काम करें तो हम यही बोलते हैं कि कोर सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स। तो बस यही था वो। और अगर हम बात करें कि इस कोर इंडस्ट्री से हमें जो याद आता है वो ये याद आता है कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री, तो वो कौन देता है। अगर यूपीएससी ये सवाल पूछ ले कि इंडेक्स ऑन कोर इंडस्ट्री इज गिवन बाय, तो आपका आंसर होना चाहिए DPIIT। ठीक है। यानी आपका क्या हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है दोस्तों। और करेंसी मैनिपुलेटर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। और जहाँ तक बात रहा हमारा जो दूसरा सवाल था पेटेंट पे, तो उस पेटेंट के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सॉरी WTO पे, तो WTO पे जो हमारा सवाल था उसमें ये था कि कंटेक्स्ट ये था कि जो डायरेक्टर जनरल रहे थे हमारे, उनका 1 साल बाकी था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका नाम था मिस्टर रोबर्टो एज़ेवेडो। तो और जो डायरेक्टर जनरल का टर्म होता है वो 4 इयर्स का होता है। ठीक है। तो उनका 3 इयर्स पूरा हुआ था। और ये डायरेक्टर जनरल करते क्या हैं, तो ये हेड सेक्रेटरीट ऑफ WTO होते हैं। ठीक है। तो ये हेड सेक्रेटरीट ऑफ WTO होते हैं। और अभी फ़िलहाल ये बहुत ही मुद्दा गर्म है। वो इसलिए क्योंकि अभी चाइना और यूएस के बीच में वैसे भी ट्रेड वॉर चल रहा है। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि गैट जो सिर्फ गुड्स को कवर करता है, लेकिन WTO 3 चीज़ों को कवर करता है। एक तो गुड्स, दूसरा है सर्विसेज, और तीसरा है IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है दोस्तों। और अच्छा दोस्तों, आप मुझे बताइए कि MFN क्या होता है। ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है, ये WTO का क्या होता है। आप प्लीज़ कमेंट करिए। नहीं दोस्तों, आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, इसीलिए मैं आपको ये आंसर यहीं पे दूंगी। लेकिन मैं आपसे आशा करूंगी कि अगले सवाल में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। MFN सुनने में ऐसा लगता है कि ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जो कि हम किसी देश को देते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन। लेकिन वो ऐसा नहीं है। ये बस इसका कहने का मतलब ये है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर आप किसी के लिए लोअर कस्टम ड्यूटी रखते हैं किसी देश के लिए, तो आपको WTO के हर देश के लिए सेम कस्टम ड्यूटी रखनी पड़ेगी। तो ये होता है MFN। और अगर किसी को फेवर देनी हो तो उसके लिए स्पेशल डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ और जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ होते हैं उनको थोड़ा जो है छूट दी जाती है। ठीक है। तो उसमें भी कौन सा मतलब इसमें किसमें आता है ये आता है मल्टीलैटरल एग्रीमेंट में। 2 एग्रीमेंट होते हैं दोस्तों, एक होता है मल्टीलैटरल एग्रीमेंट और दूसरा होता है प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट। जो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट होता है उसमें WTO के सारे मेंबर्स हिस्सेदार होते हैं। लेकिन जब प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट होता है तो उसमें WTO के कुछ ही मेंबर्स जो हैं हिस्सेदार होते हैं। अगर मैं बोलूँ प्लूरीलैटरल के एग्जाम्पल क्या है, तो प्लूरीलैटरल में जो है ई कॉमर्स, ठीक है, सिविल एयरक्राफ्ट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट,
ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे कुछ डेवलप्ड कंट्रीज मिलके अपना फैसला कर लेते हैं और सारे कंट्रीज जो हैं उसमें नहीं बोल पाते हैं। लेकिन मल्टीलैटरल कौन से होते हैं, जैसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, तीसरी सब्सिडी, ठीक है, गैट्स, ट्रिप्स, इन सब में सब बोल सकते हैं और सब हिस्सा ले सकते हैं। तो ये सारे प्लूरीलैटरल और मल्टीलैटरल के बीच का डिफरेंस है और ये दोनों ही अलाउ करता है WTO। ठीक है दोस्तों अगर हम बात करें WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की, तो इसमें 7 मेंबर बॉडी होते हैं और अभी क्या हुआ था, अभी 7 में से सिर्फ एक मेंबर बॉडी रह गए थे और बाकी 6 उनका कार्यकाल खत्म हो गया था और उनका रीअपॉइंटमेंट हो ही नहीं पाया था। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? वो इसलिए क्योंकि जब रीअपॉइंटमेंट होनी होती है तो इस एप्लीएट बॉडी में रीअपॉइंटमेंट के लिए सबकी सहमति ज़रूरत होती है, सबकी सहमति की ज़रूरत होती है WTO के मेंबर्स की, लेकिन US के सहमत ना होने की वजह से वो ब्लॉक हो रखा था। ठीक है, और अगर हम बात करें अब पेटेंट रिज़ाइन की, तो वो जो कि हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में था कि गवर्नमेंट में जैसे ही ये आत्मनिर्भर भारत का जो मुद्दा आया या जो कॉन्सेप्ट आया, तो उसमें ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ावा मिलेगा। तो उस बढ़ावे के लिए सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी और रिसर्च और डेवलपमेंट होने के बाद कुछ नए इनोवेशंस उभर के आएंगे। तो उसमें जो है पेटेंट, ये बहुत ज़रूरी वर्ड हो जाता है। तो ये पेटेंट बॉक्स डिज़ाइन को जो है कंट्रोल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए गवर्नमेंट से, इसीलिए ये संदर्भ आया। तो जो पेटेंट इंडिया में बनेगा, क्या वो ग्लोबली एक्सेप्टेड होगा? नहीं, वो ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं होगा। ऐसा कोई देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल पेटेंट। ग्लोबल पेटेंट का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। पेटेंट एक टेरिटोरियल राइट होता है, वो सिर्फ अगर इंडिया में है तो इंडिया के लिए ही होगा। और जहाँ तक बात आती है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी की, एक पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी होती है तो वो वीपो करवाता है। ठीक है, वीपो एडमिनिस्ट्रेटेड ट्रीटी है ये, और ये पैक्ट पॉसिबल करता है कि पेटेंट प्रोटेक्शन जो है किसी भी इन्वेंशन के लिए किसी इंसान को अलग अलग कंट्रीज में एक साथ मिल जाए और एक ही सिंगल फाइलिंग में। तो इसके लिए जो है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी बनाई गई है। इट्स नॉट कि आप इंडिया में पेटेंट करवा के अमेरिका में बोलोगे कि मुझे तो पेटेंट मिली हुई है, तो इट्स नॉट दैट। ठीक है, और इंडियन पेटेंट बॉक्स रिजीम, ठीक है, ये इंडियन पेटेंट बॉक्स रिजीम जो है ये हमारी फाइनेंस एक्ट 2016 से जो है लागू होता है। ये हमारी स्टैट्यूटरी एक्ट के द्वारा है और 10% टैक्स कंसेशन मिलता है किसी भी पेटेंटेड चीज़ों पे, उसकी टोटल रॉयल्टी पे, उससे कमाए हुए रॉयल्टीज पे 10% टैक्स की छूट होती है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल याद रखिएगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि हमें इंडिया में जो स्टैट्यूटरी एक्ट है वो कौन सा है, फाइनेंस एक्ट 2016। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है और मैं बिल्कुल आशा करती हूँ कि आप जो है इस क्लास के बाद जो है लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे मोटिवेट भी कीजिएगा। मैं बहुत मेहनत करती हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, तो एक लाइक तो बनता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि हम कल फिर से इकोनॉमी पे ही चर्चा करेंगे, तो आप प्लीज़ बने रहिएगा क्योंकि मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किए बिना नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।